नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन है। उससे ठीक पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख सपा को समर्थन देने के लिए कल लखनऊ पहुंच गई। लखनऊ रवाना होने से पहले कोलकाता में ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारे और सपा जीते। उन्होंने कहा कि देश को दिशा दिखाने के लिए ये जरूरी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को लखनऊ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया, शॉल उड़ाई। बाद में अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह तस्वीर भी शेयर करते हुए मुलाकात का जिक्र किया। और ट्वीट जो किया अखिलेश यादव ने, उसमें उन्होंने लिखा कि बंगाल में मिलकर हराया था, अब यूपी में हराएंगे। दीदी से अपना वादा है, हम फिर जीत कर आएंगे। यूपी में दीदी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपको बता दें कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव आज 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। समाजवादी पार्टी ने आईपीएस और लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह पर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर गंभीर आरोप लगाए। सपा का कहना है कि लक्ष्मी सिंह अपने पति राजेश्वर सिंह, जो कि सरोजनी नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों पर दबाव बना रही हैं। सपा ने चुनाव आयोग से लक्ष्मी सिंह के जल्द तबादले की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीट पाएगी और ज्यादा मजबूत सरकार बनाएगी। और वहीं आज उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी अपना वादों का जो पिटारा है वो खोलने जा रही है। लखनऊ में गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इस संकल्प पत्र में बीजेपी बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सपा के 300 यूनिट फ्री बिजली के वादे की काट के तौर पर बीजेपी अपने संकल्प पत्र में कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके पहले पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का जो चुनावी वादा किया था, उसमें कुछ और बदलाव करते हुए यूपी में भी संकल्प पत्र में लाने की तैयारी हो रही है। साथ ही बिजली के बकाये बिल में भी छूट देने की घोषणा हो सकती है। इस संकल्प पत्र पर आज जब ये जारी किया जाएगा, उस पर सबकी नजर रहेगी। आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बीजेपी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री का काम लोगों के जख्मों को भरना है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों के घाव कुरेदने का काम कर रहे हैं। उनसे बात की हमारी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी ने। उत्तर प्रदेश के चुनाव की गर्मी बढ़ रही है और ये सब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स के सभी पार्टीज से, उसमें भी झलक रहा है। हम इस समय मौजूद हैं आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी जी के साथ, जो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कैंपेन कर रहे हैं। मेरठ में, मोदी नगर में, बाद में बागपत भी जाएंगे। इस समय वो मेरठ से मोदी नगर की ओर बढ़ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे इन चुनावों के बारे में। सर, प्रधानमंत्री जी ने आज अपना बिजनौर का दौरा जो है वो कैंसिल किया। ये कहा जा रहा है कि मौसम खराब था वहां पर। आपने ट्विटर पर लिखा कि बिजनौर में तो धूप खिली हुई है, बीजेपी का मौसम खराब है। बताना चाहेंगे कि ये वाकया आपने क्यों कहा? गांव-गांव में विरोध हो रहा है बीजेपी के नेताओं का। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लाजमी है, पूछना भी चाहिए, पूरा हिसाब भी लेना चाहिए 5 साल का। योगी जी ने जो वादे किए, मतलब जो बीजेपी ने वादे किए थे पिछले विधानसभा चुनाव पे, वो पूरे नहीं हुए। मोदी जी ने बिजनौर आए थे, वो 2017 में वादा किया था कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम से योजना बनाएंगे, नहीं बनी। 70 लाख नौकरी मिलेंगी, ये योगी जी का वादा था। शपथ लेते ही उनका बयान है। अब खुद कह रहे हैं कि 4.5 लाख नौकरी दी, और कितनी ले ली। कितने छोटे काम, व्यापार, कारखाने बंद हुए, कितने लोग बेरोजगार आए, क्योंकि हर साल 20 लाख नौजवान लेबर फोर्स में ऐड हो रहे हैं यूपी में।
तो फैक्ट ये है कि इन इश्यूज पे जब बीजेपी घिर रही है और वो जवाब नहीं देना चाह रही, तो जिन्ना की बात करके औरंगजेब को गाली देकर पाकिस्तान पे गोले डालने वाली बात, इस तरह की एक आक्रामक बातें और ध्रुवीकरण पैदा करके चुनाव जीतना चाहती है। और इस सब से मोदी जी भी बचना चाहते हैं, शायद इसलिए वो आ नहीं रहे। तो ये जब आप एकता की बात करते हैं कि किसान आंदोलन की वजह से ये लोग एकजुट हुए हैं, तो आपको लगता है कि जो जाटों और मुसलमानों के बीच में कहा जा रहा था जो अंतर आए हैं मुजफ्फरनगर दंगों की वजह से, वो अंतर अब मिट जाएंगे क्योंकि किसानों का प्रदर्शन हुआ था और ये आपके लिए भी चुनाव में आपको फायदा देगा? वो दंगा हुआ था, उसमें जाट मुस्लिम का तो टैग ही गलत था। एक्चुअली इट वाज बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और उसके बाद एक ट्रॉमा था, एक नाराजगी थी सभी में, और फिर बहुत बड़े बहुमत से बीजेपी को लोगों ने जिताया। सच्चाई ये है कि जीतने के बाद भी अभी भी जब मुख्यमंत्री भी जब पश्चिम में आते हैं तो वो उसी बात को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हीं घाव को बार बार वो कुरेदना चाहते हैं, उस दर्द को याद दिलाते हैं। जबकि कोई परिवार का मुखिया होता है, कोई शासक होता है, वो ये सोचता है कि अब घाव भरे जाएं, अब उससे आगे चलें। 5 साल बाद भी वही जो है एक टूटे हुए रिकॉर्ड प्लेयर की तरह वही उनकी सुई अटकी हुई है। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी यहाँ ये कहते हुए कि वो कॉन्फिडेंट हैं कि वो इस बार जीतेंगे, पर नतीजे उनके फेवर में नहीं भी जाते हैं। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा में वो अब तक लगे रहे हैं, युवाओं के लिए जो अब तक काम किया है पार्टी ने, वो निरंतर चलता रहेगा। मेरठ से कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगरा के फतेहाबाद विधानसभा पर बाहुबली की बेटी रूपाली दीक्षित सपा महान-दल गठबंधन की उम्मीदवार हैं। इनके पिता जेल में हैं और रूपाली सियासी मैदान में। अखिलेश से महज 3 मिनट की मुलाकात पर और पिता की छवि से दूरी बनाने पर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला से उन्होंने जो बातचीत की, आइए देखते हैं। रूपाली, ये बताइए, लंदन में पढ़ाई की, दुबई में नौकरी की, फिर यहाँ धूप में धूल में गली गली की खाक छान रही हैं। मेरी पढ़ाई से मेरी राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। लोग पढ़ाई कर सकते हैं और वो करियर एक इंडस्ट्री लेवल पे भी चूज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे भी। बट अगर मैं राजनीति चूज कर रही हूँ और देश को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ या कहीं ना कहीं उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लोगों को ये अलग क्यों लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये सोचते हैं कि भाई अगर कोई इतनी पढ़ाई कर रहा है तो वो पैकेज के लिए कर रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ, आपकी दुबई में आप नौकरी कर रही थी, फिर आप आई अचानक, यहाँ से प्रत्याशी तक अखिलेश यादव ने चेंज कर दिया। खबर ये छपी कि 3 मिनट के अंदर आपने कन्विंस कर दिया अखिलेश यादव को। जहां तक अखिलेश जी को कन्विंस करने वाली बात है, बात यह है कि हमारे पूरे देश में बहुत ऐसा युवा है जो राजनीति करना चाहता है, पर बात मौके की है। पर वो 3 मिनट का कॉन्वर्सेशन में 3 सेकंड में आपको बता देती हूँ। शिक्षित, महिला और युवा, ये 3 सिंपल थ्योरी थी जो मैंने उन्हें दी और मैंने उनको बोला कि जो आप नई हवा नई सपा की बात कर रहे हैं वो चेहरा मैं बन सकती हूँ, और मेरे लिए बहुत ईजी था उनको कन्विंस करना। अच्छा, आप युवाओं को एश्योर कैसे करेंगी कि उस आपराधिक जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि रहा है उसका आने वाली राजनीति पर आप असर नहीं पड़ने देंगे? युवाओं के अंदर एक अपराध को लेकर हटना, मतलब वो रोल मॉडल वो नहीं चुनेंगे, पढ़ने लिखने वाले युवाओं को चुनेंगे, ये कैसे आप एश्योर करेंगे? देखिए, वो कहीं ना कहीं अपना मन बना चुके हैं। जहां तक जितना भी यूथ है जो कहीं ना कहीं एक प्रोग्रेसिव क्रिमिनोलॉजी की तरफ जाता है और कहीं ना कहीं एक अपने करियर को लेके जाता है, जो क्रिमिनोलॉजिकल युवा है वो कहीं ना कहीं मुझसे आज तक जुड़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको आसपास अपने भटकने भी नहीं दिया। ये बात सही है, जब मैं शुरू में आई थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि शायद से आगे ये कनेक्शन हमें मदद करेगा, बट मैंने उनको आज तक भटकने नहीं दिया। मैंने ग्राउंड लेवल पे काम किया। आपने उस छवि से दूरी बना ली है? बात छवि की है ही नहीं, जब मैं हूँ नहीं वो मैं करूंगी क्यों? बात छवि की है ही नहीं, छवि तो वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जो हूँ लेकिन चिपक जाती है ना छवि अगर परिवार का। पर आप देखिए, मैं आज वही हूँ, लोग अभी भी है, समर्थन अभी भी है। कहाँ है वो छवि, कहाँ चली गई? मेरे को तो लगता है धुआं उड़ गया उस छवि का। और अब बात करते हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान कल प्रकाश सिंह बादल के गढ़ लांबी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में समर्थकों ने उनका वहां पर स्वागत किया। भगवंत मान ने प्रकाश सिंह बादल की उम्र को लेकर भी निशाना साधा। आपको बता दें, प्रकाश सिंह बादल 94 साल के हैं।
आम आदमी पार्टी पंजाब के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान का लंबी में कुछ इस तरह गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बेदौरा लहड़ लिया मोरा झाड़ू ते लाइए बेदौरा लहड़ लिया मोरा झाड़ू ते लाइए बेदौरा लहड़ लिया मोरा झाड़ू ते लाइए। लंबी से शिरोमणि अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल 5 बार से लगातार विधायक हैं। इस बार प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर भगवंत मान ने निशाना साधा। मैं पूछना चाहना लंबी वाले पंजाब के लोगों को पूछना चाहना, सरकारी नौकरी में 60 साल पर आपको रिटायर कर देते हैं, लेकिन यहाँ देखिए नेता रिटायर ही नहीं होते। लंबी वालों ये बताओ कि वो 94 साल की उम्र में नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं। 94 साल के बाबे ने फिर पेपर भर। लंबी में इस बार सीधा मुकाबला शिरोमणि अकाली दल नेता प्रकाश सिंह बादल और आम आदमी पार्टी उम्मीदवार गुरमीत सिंह खुडिया के बीच माना जा रहा है। खुडिया पहले कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वो भी प्रकाश सिंह बादल की 94 साल की उम्र को मुद्दा बना रहे हैं। लंबी दे लोगों ने पिछली बार देख लिया लंबी के लोगों ने पिछली बार देख लिया सरदार प्रकाश सिंह बादल को यहां से विधायक बनाया था और वो इतनी उम्र के हो गए हैं, पिछली बार भी एक भी दिन वो विधानसभा नहीं गए और लोगों का कोई भी मुद्दा विधानसभा में या फिर सरकार के सामने विपक्ष के तौर पर कोई आलोचना नहीं की। लोग ये बात देख चुके हैं, ये पुराने जो लोग यहाँ राज करते रहे उन्होंने पंजाब के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। उन्होंने पंजाब नाल बड़ा बड़ा धोखा किया। प्रकाश सिंह बादल इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा उम्र में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति हैं। खराब स्वास्थ्य के चलते फिलहाल चुनाव प्रचार से दूर हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता प्रचार जारी रखे हुए हैं। सरदार बादल तो पूरे पंजाब का दौरा करते हैं और उसके बाद जब पहले ही वो एक बार हाजिरी भर लेते हैं पूरे गांव में, उसके बाद पूरे पंजाब में चले जाते हैं। जो यहाँ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे गांव के लीडर साहबान है, जो हमारी गांव की पार्टी की कमेटी है, वो ही सारा प्रचार चलाती है। वैसे ही जैसे पहले चलता था वैसे ही आज चल रहा है। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1997 से लगातार लंबी से विधायक हैं। इससे पहले वो पास की ही गिदड़बाहा सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। केवल 1967 में ही एक बार वो चुनाव हारे हैं, मात्र 57 वोट से। उनकी पार्टी शिरोमणि अकाली दल पिछला चुनाव हार गई थी, लेकिन बादल ने लंबी सीट फिर भी 22,000 वोटों से जीती थी। 94 साल के प्रकाश सिंह बादल लगातार 5 बार से लंबी से विधायक हैं और उन्होंने राजनीति में बहुत लंबी पारी खेली है। ये चुनाव बताएगा कि उनकी राजनीतिक पारी और लंबी होगी या नहीं। लंबी से अपने कैमरा सहयोगी अश्विनी मेहरा और मोहम्मद गजाली के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। कोरोना की दूसरी लहर जो बहुत भयानक थी, उसमें बहुत सारी जानें गई। बाकी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना घातक रहा। उस समय ये बात सामने आई थी कि बहुत ज्यादा मौतों की वजह से लाशें गंगा में बहाई जा रही हैं। तैरते शव लोगों ने देखे, लेकिन सरकार ने संसद में लिखित जवाब देकर सोमवार को बताया कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं। सरकार को नहीं मालूम कि कितने शव गंगा में बहे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में तैरती ये लाशें मीडिया में सबने देखी, लेकिन सरकार को अब तक नहीं मालूम कि ऐसी कितनी लाशें वहां डाली गईं। सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन के एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए जल शक्ति राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू ने राज्यसभा को बताया, कोविड-19 से जुड़े शवों को गंगा में बहाए जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं है। यूपी बिहार के कुछ जिलों में गंगा में अनजान शवों के बहने की बात मीडिया में आई थी। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्य सरकारों से इस पर रिपोर्ट मांगी थी। तृणमूल कांग्रेस ने जल शक्ति राज्य मंत्री पर संसद में गलत तथ्य रखने का आरोप लगाया है। ये सरकार झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, सारा दुनिया की मैगजीनों में, मीडिया में उसका तस्वीरें छपा गया
कि कैसे कोविड रिलेटेड डेड बॉडीज़ को नदी में फेंका जा रहा है, कितने लाशें फेंका गया था, उसका तो हिसाब है सरकार को। मंत्री जी ने जो बोला है ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संसद का अपमान है। इससे ज़्यादा अशोभनीय और संवेदनशील कोई जवाब नहीं हो सकता। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने एनडीटीवी से कहा, सरकार बार बार संसद में आंकड़े छुपा रही है। पिछले ही सत्र में केसी वेणुगोपाल ने ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा था कि सरकार के पास जानकारी नहीं है। इस मामले में केसी वेणुगोपाल राज्यसभा चेयरमैन को विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे चुके हैं। आप मालूम है ऑक्सीजन डेथ का इश्यू लास्ट सेशन में हुआ था, उस समय सेम आंसर हैव बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट, देयर इज नो स्टैटिक। कोरोना संकट के दौरान जो सबने देखा, क्या वो सरकार को नजर नहीं आया? क्या सरकार को इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि गंगा में डाले गए शवों के बारे में जरूरी जानकारी हासिल की जाए? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। संसद भवन से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल संसद में जो भाषण दिया, उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ट्विटर पर आमने सामने आ गए हैं। कोरोना काल में नदी में लाशों के बहने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आप तो रहने दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। और इसके जवाब में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया, जवाब दिया, कहा कि जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। और आपको हम वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थी और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। तो एक तरीके से वॉर, ट्विटर वॉर यहां देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ आप देखिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, वो भी किस तरह से दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे हैं। सुनो केजरीवाल, ये है योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। इसमें उन्होंने लिखा है कि जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से करहा रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहे या। ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। और अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की, जो कि 27 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच यानी साल भर में 10,990 करोड़ इकट्ठा हुआ इस फंड के तहत, जिसमें से 3,976 करोड़ रुपए ही सरकार खर्च कर पाई। इसका 64% हिस्सा अब तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। 12 महीने पहले मोदी सरकार द्वारा कोरोना से लड़ने में मदद के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड की स्थापना की गई थी। उस दौरान हालांकि उसकी पारदर्शिता को लेकर सवाल भी उठे थे। आपको बता दें कि इस फंड में से जो 3,976 करोड़ खर्च हुआ है, उसमें से 1,392 करोड़ कोविड वैक्सीन खरीदने में लगाए गए, 1,311 करोड़ 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स खरीदने में लगाए गए, 1,000 करोड़ प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए अलग कर दिए गए, 201 करोड़ 58 लाख 162 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स में लगे। इसके अलावा 20 करोड़ 41 लाख कोरोना टेस्ट करने वाली सरकारी लैब्स पर खर्च हुए। 50 करोड़ का खर्च बिहार के मुजफ्फरपुर और पटना के 2 कोविड अस्पतालों और अलग अलग राज्यों की 16 लैब्स पर खर्च किए गए। अगले हफ्ते अगर आप फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं और अगर आप टर्मिनल 1 से बाहर निकलेंगे तो यहां का लुक आपको बिल्कुल नया दिखेगा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने T1 के अराइवल को नए सिरे से बनाया है। इससे T1 पर आने और जाने वाले हवाई यात्रियों का इंतजाम एक ही छत के नीचे मुमकिन होगा। देखते हैं रिपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का ये है नया टर्मिनल। 8,000 वर्ग मीटर में बना ये टर्मिनल 1 का नया अराइवल है। इसमें छोटे बच्चों के लिए बेबी चेंजिंग रूम भी है और विकलांग लोगों के टॉयलेट में बेल की भी व्यवस्था।
जिससे जरूरत पड़ने पर वो किसी की मदद ले सकेंगे। इसके अलावा इसमें पहले के 50 मीटर बैगेज बेल्ट की लंबाई बढ़ाकर 70 मीटर की गई है और ऐसी 4 बेल्ट बनाई गई हैं। बेल्टों के बीच की दूरी भी अच्छी खासी रखी गई है, जिससे मुसाफिरों को सामान लेने वक्त दिक्कत न आए। सूरज की रोशनी भी पहुंचाने का इंतजाम है ताकि बिजली की खपत कम हो। बाहर के पहले से बने 8 लेन को बढ़ाकर 11 लेन किया गया है। कब तक एक्सपेक्टेड है कि इसको आप हैंड ओवर करेंगे? ये बिल्डिंग रेडी है, 1 हफ्ता में रेडी होगा। मैंने अभी हैंड ओवर कर दिया, वो लोग इंस्पेक्शन करके ले लेगा। 1 हफ्ता में? 1 हफ्ता में। T1 के पुराने अराइवल को अब तोड़ा जाएगा और आने जाने वाले यात्रियों को लेकर इस टर्मिनल को 18,000 वर्ग मीटर तक बढ़ाया जाएगा। इससे यात्रियों की क्षमता इस टर्मिनल पर दुगुनी हो जाएगी। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो कुछ है 10 मिलियन का, उसको बनाया हम लोग 8,000 स्क्वायर मीटर्स का। ये ओपन करने के बाद वो प्रेजेंट वाला एग्जिस्टिंग वाला वो तोड़ के हम लोग 10,000 स्क्वायर मीटर्स ऐड करेंगे। सो पूरा मिला के 18,000 स्क्वायर मीटर्स हर बिल्डिंग आएगा। इसके हिसाब से हम लोग कैपेसिटी डबल होगा। सिमिलरली डिपार्चर ऑल्सो हम लोग बड़ा कर रहे हैं। प्रेजेंट कैपेसिटी से ऑलमोस्ट डबल द एरिया वी डूइंग इट। इसके हिसाब से टोटल कैपेसिटी टर्मिनल 1 एरिया विल बिकम्स बाय नेक्स्ट ईयर अबाउट 40 मिलियन कैपेसिटी, बोथ डिपार्चर अराइवल टुगेदर। और अभी कितना है सर? अभी 20 का। समय के साथ चलने की ये कोशिश है। बदलते वक्त के साथ बदलाव की भी जरूरत होती है, तो आने वाले कल को लेकर आज का ये बदलाव है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।